ओके, तो स्टार्ट करते हैं डायरेटिक्स का वीडियो नंबर 2, दैट इज़ द थायज़ाइड डायरेटिक्स। थायज़ाइड डायरेटिक्स कहाँ काम करेंगे? ये जो है ना डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल पे काम करेंगे, ठीक है। थायज़ाइड डायरेटिक्स में जितनी भी ड्रग्स हैं सारी जो है ना इक्वली एक ही तरह काम करती है, ठीक है। सिर्फ क्या है, पोटेंसी पे सबकी डिफरेंट है, ठीक है। सबकी क्रॉस तो नहीं, सबकी डिफरेंट है। पोटेंसी क्या होती है? ड्रग डोजेज कुछ ज़्यादा पोटेंट होंगी, कुछ ज़्यादा पोटेंट होंगी तो लेस डोज पे सेम इफ़ेक्ट कर रही हैं, कुछ लेस पोटेंट है तो ज़्यादा डोज पे सब क्या कर रही हैं, सेम इफ़ेक्ट कर रही हैं। और इसके अलावा जो है ना हम थायज़ाइड डायरेटिक्स को सीलिंग डायरेटिक्स कहते हैं। क्या मतलब इसका मतलब कि अगर हमें एक फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है वो प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, डायरेटिक्स का, अगर हम डोज इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है, तो फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट इंक्रीज़ होगा नहीं, ठीक है। इसको कहते हैं सीलिंग डायरेटिक्स, ठीक है। अच्छा, तो अभी ड्रग्स मेंशन करता हूँ और फिर स्टार्ट करते हैं। पहले इंट्रोडक्टरी दे दूँगा उसके बारे में और फिर जो है ना स्टार्ट करते हैं विद द थायज़ाइड डायरेटिक्स। अच्छा, थायज़ाइड की ड्रग्स हैं, ये मैंने सेपरेटली क्यों किए, क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंट है। ये थायज़ाइड डायरेटिक्स है, ये थायज़ाइड लाइक है, ये थायज़ाइड्स हो गया और ये थायज़ाइड लाइक डायरेटिक्स है। फ़र्क क्या है इसमें जो है ना, सल्फोनामाइड नामाइड डेरिवेटिव्स है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना सल्फोनामाइड ग्रुप नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से डिफरेंस ही आ रही है, ठीक है, लेकिन सब इफेक्टिव इक्वल ही है। लेकिन बस ये बात आगे जो है ना साइड इफ़ेक्ट्स में मैं बताऊँगा कि सल्फोनामाइड की वजह से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, ठीक है। एलर्जिक आईजीई रिस्पॉन्स से जो रिएक्शन है वो इन दो ड्रग में हो सकता है, ठीक है। कोई सल्फा ड्रग्स होती हैं, ये हम कीमोथेरेपी में पढ़ेंगे। अगर बंदा उसके ख़िलाफ़ हाइपर सेंसिटिव है, ठीक है, तो इसके ख़िलाफ़ भी यहाँ पे इनके खिलाफ भी हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है। थायज़ाइड डायरेटिक जो सल्फर डेरिवेटिव नहीं है तो उसमें ये हाइपर सेंसिटिविटी नहीं होती, ठीक है। आज जब स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे और फिर फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ओके, तो इसका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक्सप्लेन करता हूँ। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका फार्माकोडायनामिक पार्ट में आएगा, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, ये क्या है, डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल पे एक्ट करेंगे ऑफ द नेफ्रॉन, ठीक है। डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल पे ये कैसे एक्ट करेंगे? डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल में ये अगर सेल है, ठीक है, यहाँ पे ये ल्यूमेन है, ये एपिथेलियम सेल है और ये क्या है, ब्लड है, ठीक हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या होती है ल्यूमिनल, यहाँ पे एपिथेलियम में क्या होगा, एक ट्रांसपोर्टर होगा, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट, ठीक। इधर इसकी तरफ क्या होगा, सोडियम पोटेशियम पंप है, ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप है, ठीक है। एटीपी यूज़ हो गई तो को ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पे तो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चैनल है जैसे कैल्शियम आएगा, ठीक है। पहले मैं ये बता देता हूँ फिर बताता हूँ कि कहाँ पे एक्ट करेंगे ये थायज़ाइड डायरेटिक्स, ठीक है। ओके, और यहाँ पे आखिरी चैनल है, यहाँ पे क्या है, कैल्शियम जा रहा है, कैल्शियम और ये सोडियम, तो ये क्या है, सोडियम कैल्शियम काउंटर ट्रांसपोर्ट, ओके। अच्छा, नॉर्मल अब डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल कहाँ पे एक्ट करेंगे, ये जो है ना इस पोर्शन पे एक्ट करेंगे, ठीक है। ये सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट पे, ठीक है। तो सोडियम जो है ना कंसंट्रेशन इन साइड जो आ रही थी वो अब नहीं आएगी, क्लोराइड जो अंदर आ रही थी नहीं आएंगी, ठीक है। तो अब ये क्या होगी, ये एक्सक्रीट हो जाएंगी, ठीक है। और भी फंक्शंस होंगे वो आगे मैं एक हेडिंग दूंगा, एक्शंस, ठीक है। उसमें मैं इस सारे जो है ना इसकी वजह से जो अब एक्शन होंगे वो सारे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक हो गया। ओके, तो थायज़ाइड डायरेटिक्स नॉर्मल फिजियोलॉजी में सोडियम की कंसंट्रेशन ये मेंटेन कर रहा था एपिथेलियम में और ये मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तब ये ब्लॉक हो गया तो मेन काम कौन करेगा अब सारा, सोडियम की कंसंट्रेशन मेंटेन करने वाला ये। लेकिन इसको क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए ताकि वो कैल्शियम यहाँ डिफ्यूज़ कर सके, फिर जाके जो है ना ये काम करेगा, सोडियम को यहाँ पे ले आएगा और सोडियम जो है ना यहाँ से फिर हमारे ब्लड में वापस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखें कैल्शियम कंसंट्रेशन चाहिए ना, तो ये कैल्शियम अब ज़्यादा पंप होगा हमारे सेल्स के अंदर। यहाँ पे कैल्शियम ज़्यादा हो गया, कैल्शियम ज़्यादा हुआ तो कैल्शियम ज़्यादा ही ब्लड में आ गया, तो ये हाइपर
कैल्सीमिया कॉज कर सकता है, ठीक है। तो थायराइड डायरेटिक्स यहाँ कॉज करेंगे। एक एक्शन मैंने बता दिया, अब और भी एक्शन बताऊँगा, उसमें ये दोबारा भी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। लेकिन ये बस समझ आ गई ना, ठीक है। तो यहाँ से फिर अभी आते हैं और एक्शंस पे। ओके, तो बस एक्शन यहाँ पे कर लेता हूँ। पहले मैं जो बाद में दोबारा एक्सप्लेन करूँगा तो यहाँ ही कर लेता हूँ। हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है, ये कॉज करेगा, ठीक है। एक्शन है थायराइड डायरेटिक्स का। फिर इसके बाद थेरेपेटिक यूज़ करेंगे कि ये तो थायराइड डायरेटिक्स एक्शन का ये मतलब है कि ये थायराइड डायरेटिक्स कर रहा है। अभी थेरेपेटिक यूज़ पर क्या होगा, सेपरेट हेडिंग होगी, उसमें हम कहेंगे कि हम यूज़ किस तरह क्यों कर रहे हैं थायराइड डायरेटिक्स, ठीक है। अब हाइपर कैल्सीमिया हो गया, ठीक है। हाइपर कैल्शियम मैंने बता दिया, कैल्शियम अब एपिथेलियम में ज़्यादा है, तो अब ये काउंटर ट्रांसपोर्ट से ब्लड में ज़्यादा अब आएगा, ठीक है, ब्लड में, ठीक। तो ये ब्लड में अब हाइपर कैल्सीमिया कॉज कर रहा है थायराइड डायरेटिक्स की वजह से। क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो सेपरेट एक्शंस हैं वो मैं दूसरी डायग्राम बनाता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट एक्शन क्या है, हाइपर ऑस्मोल यूरिन। क्या मतलब, ये एक सोल्यूशन जब होता है ना, जब यहाँ पे आयंस ज़्यादा हों और H2O या सोल्यूशन कोई भी कम हो, तो वो क्या कहते हैं, हाइपर ऑस्मोल कहते हैं, ठीक है। तो हाइपर ऑस्मोल यूरिन का क्या मतलब कि डिस्टल कन्वॉल्यूटेड टिब्यूल में अब सोडियम क्लोराइड पंप क्या था, ब्लॉक हो गया था। अब ये क्या होगा, एक्सक्रीट होगा, ठीक है। एक्सक्रीशन इसकी ज़्यादा होगी इन दोनों की, तो इसकी वजह से यूरिन क्या होगा, कंसनट्रेटेड होगा विद सोडियम एंड क्लोराइड। तो इससे क्या हो गया, हाइपर ऑस्मोल यूरिन, हाइपर कैल्सीमिया हो गया, हाइपर ऑस्मोल यूरिन हो गया। अब इसी में ही मैं एक और बात बता दूंगा, हाइपो कैलीमिया। हाइपोकैलीमिया कैसे, जब सोडियम अब यहाँ पे आ गया, ठीक है, एक्सक्रीट होने जा रहा है, तो डिस्टल कन्वॉल्यूटेड टिब्यूल है ना, तो डिस्टल कन्वॉल्यूटेड टिब्यूल के बाद एंड पार्ट ऑफ द डिस्टल कन्वॉल्यूटेड टिब्यूल में क्या होगा, वहाँ पे पोटेशियम के अपने पंप हैं। तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सोडियम पोटेशियम पंप, सही, क्लियर। और यहाँ पे क्या है, एल्डोस्टेरोन एक्ट करेंगे, एल्डोस्टेरोन की वजह से भी Na के पंप होगा, ठीक है, ये बनाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे सोडियम की कंसंट्रेशन ये वापस इस सेल्स में जो इंक्रीज़ होगी वो वापस चली जाएगी यहाँ पे, तो सोडियम की कंसंट्रेशन यहाँ पे भी ख़त्म होगी, तो एक्सक्रीशन वाला सोडियम यहाँ पे आएगा और इस तरह अंदर चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फिर वापस चला गया तो फिर यहाँ कम हो गया, इस तरह एब्जॉर्प्शन होती रहेगी इन एक्सचेंज फॉर पोटेशियम। हमारी ब्लड से जो पोटेशियम, ये ब्लड है, यहाँ से ये पोटेशियम बेचारा आया, यहाँ से जो है ना ये गया बाहर, और बाहर से अब गया एक्सक्रीट, ठीक है। तो क्या हो गया, हाइपोकैलीमिया, हमारे ब्लड में क्या पोटेशियम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट क्या इफ़ेक्ट्स हैं, अच्छा, अब नेक्स्ट क्या इफ़ेक्ट है मैं यहाँ ही एक्सप्लेन कर लेता हूँ। हमारे हार्ट के फेलियर के पेशेंट्स या फिर हाइपरटेंसिव पेशेंट, उनमें मेन प्रॉब्लम क्या है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड क्या है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, बहुत ऊपर चला गया, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो जब ब्लड वॉल्यूम उन पेशेंट में जब इंक्रीज़ हो जाता है तो अभी क्या होगा, तो उनमें वर्क ज़्यादा होगा। ये हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो टेंस्ड होंगी सारी ब्लड वेसल्स, और अगर हार्ट का पेशेंट है, हार्ट फेलियर का पेशेंट है, तो अभी हार्ट और काम करेगा टू पंप दैट ब्लड, तो उसमें ये सारी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हाइपर थायराइड डायरेटिक्स क्या करेंगे, जब सोडियम की एक्सक्रीशन करेंगे तो साथ कौन एक्सक्रीट होगा, वाटर, ठीक है। तो जब ये दोनों एक्सक्रीट हो रहे हैं, ठीक है, तो ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा था कि ये क्या है, सीलिंग डायूरेटिक्स हैं, मतलब इस सीलिंग डायूरेटिक्स क्या है, तो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डोज won't increase in the number of won't increase the effect, number of won't increase the effect, ठीक है क्या, ठीक। तो यहाँ पे जब, और दूसरी बात भी सीलिंग डायरेटिक्स में ये होती है कि जब एक
टाइम के लिए जब काम रख दे रहे हैं तो थोड़ी देर बाद उसके इफ़ेक्ट वेयर ऑफ होते हैं, ठीक है। तो बाद में क्या होगा, ये ब्लड वॉल्यूम अगर बहुत ही डिजीज पेशेंट है तो वो वापस जो है ना अपने इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। तो ये सीलिंग डायरेटिक्स में ये प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन ये भी हाइपरटेंसिव पेशेंट में स्टार्ट में हेल्प आउट बहुत कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए सारे एक्शंस ऑफ द थायराइड डायरेटिक्स। अब हम पढ़ेंगे थेरेपेटिक एक्शंस कि हम यूज़ क्यों कर रहे हैं थायराइड डायरेटिक। ये तो काम कर रहा है, इन सब को हम मैनिपुलेट करके अपने यूज़ के लिए क्या क्या किस तरह यूज़ करेंगे। अच्छा, तो बात करते हैं हम इस एक्शन से हम अब थेरेपी की तरफ जाएंगे कि हम इनसे अब क्या काम किस तरह कर सकते हैं। अभी ही मैंने जो बात बताई थी हाइपरटेंसिव और डायरेटिक्स वाली, उसमें तो ये वाला एक्शन हो गया, ठीक है। हम हार्ट फेलियर के पेशेंट में दे सकते हैं या हाइपरटेंसिव के पेशेंट्स में ये वाला एक्शन मैंने बता दिया देंगे, जिसमें ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से इनके काम इफेक्ट डिक्रीज़ हो जाएंगे तो ट्रीट हो सकते हैं, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया है, हाइपरटेंसिव के पेशेंट है, वेसल्स टेंस्ड है तो ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तो उसकी वजह हाइपरटेंसिव ट्रीट हो जाएगा। अगर हाइपरटेंसिव ट्रीट हो जाएगा, ठीक है। हार्ट फेलियर का पेशेंट है, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया तो उस पर इंडायस्टोलिक वॉल्यूम भी नहीं सेटअप होगा, ठीक है। उसमें प्रीलोड भी डिक्रीज़ हो जाएगा और आफ्टर लोड में तो खैर काम नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन बस हार्ट फेलियर के पेशेंट में दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नंबर 1, एक्चुअली नंबर 4 है लेकिन मैंने बस पहले बता दिया क्योंकि ये अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। अच्छा, ये हो गया, इसका हमने थेरेपी करा दी, ठीक है। अब आते हैं हाइपर कैल्सीमिया से स्टार्ट करते हैं। हाइपर कैल्सीमिया में हम कैसे हेल्प करेंगे, ठीक है। अब एक पेशेंट है जिसमें रीनल स्टोन्स बनते हैं, कौन से, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स बन रहे हैं, ठीक है, सही हो गया। अब कैल्शियम ऑक्सलेट से तो ऑब्वियसली कैल्शियम इन्वॉल्व है, तो इस पेशेंट को हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं। हाइपरकैलेमिया से थायराइड डायरेटिक्स दी, कैल्शियम ज़्यादा ब्लड में आ गया, यूरिन में कैल्शियम की कंसंट्रेशन क्या है, डिक्रीज है, तो स्टोन्स बनाएगा, नो, सही है। तो हमने ट्रीट कर दिया। अब इसके बाद क्या है, हाइपरऑस्मोल यूरिन में अब है डायबिटिक इंसिपाइडस का पेशेंट है, सही है। वो क्या होता है, उसमें ADH काम नहीं करता, ADH उतने रिसेप्टर पे काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस डायबिटिक इंसिपाइडस के पेशेंट में हम थायराइड डायरेटिक्स देंगे तो वो काम किस तरह करेगा, ठीक है। इसमें ADH काम नहीं कर रहा, ADH क्या करता है, H2O की रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है, ठीक है। तो वो नहीं हो रही, ठीक है, तो पोली यूरिया हो रहा है। तो थायराइड डायरेटिक्स यहाँ पे किस तरह हेल्प करेगा, थायराइड डायरेटिक्स जाके उसने क्या किया, Na क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ Na एंड क्लोराइड क्या हुई, एक्सक्रीट हो रही हैं। एक्सक्रीट की वजह से क्या है, हाइपर ऑस्मोल यूरिन। लेकिन इसका अब डायबिटिक इंसिपाइडस के पेशेंट के साथ क्या काम है, अब देखें, सोडियम क्या है, एक्सक्रीट हो गया, ठीक है। तो वाटर भी साथ एक्सक्रीट होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो सोडियम अपने साथ वाटर को खींचता है, ठीक है। अगर ये सोडियम ही नहीं रहेगा हमारी बॉडी में तो वाटर उसके साथ ही जाएगा ना, ठीक है, क्लियर। तो हमारे प्लाज्मा में Na नहीं होगा, Na नहीं है तो वाटर भी डिक्रीज होगा क्योंकि उसके साथ ही वाटर जाएगा, तो प्लाज्मा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। जब प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, GFR डिक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि ब्लड जो आ रहा है किडनी में और जो फिल्ट्रेट बनाएगा उसमें वाटर नहीं होगा, सारा मेन सोल्यूशन फिल्ट्रेट का वाटर ही होता है, ठीक है। और भी आयंस हैं, और आयंस कौन से हैं, मेन दोनों यही हैं, ठीक है। तो यही दोनों एक्सक्रीट हो गए हैं, यूरिन भी प्लाज्मा भी कंसनट्रेटेड हो गया, तो GFR में वो कुछ भी रिलीज़ नहीं करेगा, तो कुछ भी रिलीज़ ही नहीं, मतलब थोड़ा अमाउंट ऑफ यूरिन रिलीज़ करेगा, वो जितना है वो भी अब्जॉर्ब हो जाएगा, तो हाइपर स्मॉल यूरिन प्रोड्यूस करता रहेगा बंदा, डायबिटिक इंसिपाइडस का पेशेंट,
ठीक है। तो उसका जो पॉलीयूरिया का जो डिज़ीज़ था वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा, क्योंकि किडनी को GFR मिल रहा ही नहीं है, तो वो क्या एक्सक्रीट करेगा। जब वो ज़्यादा एक्सक्रीट कर रहा था तो उसके न्यूट्रिएंट सारे लॉस हो रहे थे, अब वो किडनी में आ रहे नहीं हैं तो वो कैसे वो लॉस करेंगे। ठीक है। अब लास्ट हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया तो बस एक पेशेंट है जिसके बस पोटेशियम अगर इंक्रीज़ हो गया किसी भी स्टेट की वजह से, जैसे पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स हम पढ़ेंगे जिसमें हाइपोकैलेमिया, सॉरी मैं हाइपरकैलेमिया में चला गया था। ये ठीक है, ठीक बता रहा था। ये तो एक्शन है ऑफ द थायराइड डायरेटिक्स का, हाइपोकैलेमिया एक्शन है। हमें ये चाहिए कब चाहिए होगा, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। ठीक है। पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स क्या करते हैं, वो पोटेशियम की एक्सक्रीशन प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स में बहुत डिटेल बता दूंगा, लेकिन बस सिंपल ये है कि जो पोटेशियम की एक्सक्रीशन हो रही थी अपने चैनल से, और Na के पंप है इसमें क्या हो रहा था, इसको प्रिवेंट कर रहा है, जिसकी वजह से पोटेशियम क्या हो रहा है, एक्सक्रीट नहीं हो रहा। ठीक है। और हाइपरकैलेमिया हो गया। हाँ ठीक है। तो थायराइड डायरेटिक्स क्या होंगे, वो जाके जो ये एक्शन कर रहा है ना, ये तो लेस एक्शन है। ठीक है। और जगह पे पोटेशियम एक्सक्रीट करवाएगा। ठीक है। वहाँ से क्या है, सोडियम ज़्यादा हो गया। ठीक है। तो इधर जाके एक्ट करेगा, इधर जाके एक्ट करेगा, तो इधर जो है ना ये ज़्यादा अंदर जाएंगे, तो इसकी वजह से पोटेशियम बाहर जाएंगे। ठीक है। और भी स्टेट्स में जो है ना ये क्या करेंगे, हाइपोकैलेमिया करवा देंगे। तो हाइपरकैलेमिया जो था हमारे पेशेंट, वो अब हाइपोकैलेमिया की तरफ चला गया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो है ना पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स और ये दोनों भी दी हुई हैं, ये तो मैंने ऐसी एग्जांपल दी थी कि उस डिज़ीज़ की वजह से है, उस ड्रग की वजह से है, अब वो ड्रग छोड़ दी, अब ये ड्रग यूज़ कर दी, तो उसकी वजह से ये नॉर्मलाइजेशन की तरफ चली जाएंगी। ठीक है। ओके, तो थेरेपेटिक इफेक्ट हो गया। अब आते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स अबाउट दिस ड्रग। ओके, तो फार्माकोकाइनेटिक पढ़ते हैं थायराइड डायरेटिक्स के थायराइड डायरेटिक्स क्या है, सारे ओरली एडमिनिस्टर होंगे। ठीक है। सारे क्या है, इक्वल इफेक्टिव हैं, लेकिन बस पोटेंसी क्या है सबकी डिफरेंट है। और जो थायराइड डायरेटिक्स क्या है, ये 1 to 3 वीक्स लेंगे टू प्रोड्यूस देयर बायोलॉजिकल फंक्शन या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक है। और उसके अलावा ये कि एक्सक्रीशन पे आते हैं। एक्सक्रीशन क्या है, थायराइड डायरेटिक्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड सिक्रीटर्स है। ठीक है। अब ये ऑर्गेनिक एसिड सिक्रीटर्स मैं अभी नेक्स्ट हेडिंग जो करूँगा, साइड इफ़ेक्ट्स में ड्रग इंटरैक्शंस भी करूँगा, उसमें जो है ना मैं एक्सपेक्ट कर दूँगा। ठीक है। ओके, तो पढ़ते हैं एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑफ थायराइड डायरेटिक्स। ठीक। अच्छा, नंबर 1 एडवर्स इफ़ेक्ट पहले मैं कह दूँगा कि हाइपर सेंसिटिविटी है। और जो कुछ पेशेंट होते हैं जो कि अगर सल्फ़ा ड्रग्स हैं, ये एंटीबायोटिक्स में हम पढ़ेंगे सल्फ़ा ड्रग्स। ठीक है। अगर कुछ पेशेंट सल्फ़ा ड्रग्स के ख़िलाफ़ IgE रिस्पॉन्स, इमीडिएट रिस्पॉन्स हाइपर सेंसिटिविटी का करेंगे इनके ख़िलाफ़। ठीक है। स्वेलिंग हो जाएगी और रेडनेस। ठीक है। तो अगर थायराइड डायरेटिक्स भी देंगे उसके ख़िलाफ़ भी यही वाला रिस्पॉन्स होगा। क्यों? क्योंकि थायराइड डायरेटिक्स क्या है, दीज आर द सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स। ठीक है। सल्फा डेरिवेटिव्स। ठीक है। थायराइड लाइट डायरेटिक्स उसमें सल्फा ग्रुप नहीं, तो वो जो है ना फिर ये नहीं करेंगे। ये तो हो गया हाइपर सेंसिटिविटी। उसके बाद और जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हाइपोकैलेमिया कॉज कर सकता है। कैसे? मैंने कहा था कि सोडियम और क्लोराइड जो है ना को ट्रांसपोर्टर है, वो क्या हो गया, फंक्शनललेस हो गया, तो उसकी वजह से जो है ना आगे डिस्टल पार्ट ऑफ द डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में पोटेशियम एपिथेलियम जब तक न बना हो तो फिर डायग्राम ठीक नहीं बनती। ठीक है।
3। अच्छा, यहाँ पे ये पंप, यहाँ पे ये चैनल्स हैं, तो अब यहाँ पे सोडियम कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो गई तो यहाँ पे ज़्यादा ही ये पास होंगी और पोटेशियम क्या होंगी, वो एक्सक्रीट मोर होंगी। ठीक है, तो ये इसकी वजह से क्या होगा, हाइपोकैलेमिया होगा। अगर पेशेंट को हमने प्रिवेंट करता है हाइपोकैलेमिया, तो वो क्या देंगे, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स देंगे जो कि इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर लेंगे। ठीक है, तो जो ये साइड इफ़ेक्ट है ये हम प्रिवेंट कर देंगे उस पेशेंट पे। या तो हम अगर एक्स्ट्रा ड्रग नहीं देना चाहते ये, तो हम अपने पेशेंट को कहेंगे कि पोटेशियम इनटेक ज़्यादा कर लो। ठीक है, क्योंकि अगर ड्रग्स ज़्यादा देंगे तो उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन भी होंगी। ठीक है, डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स ये अपने पे प्रेजेंट करेगा। तो ड्रग्स इंक्रीज़ करना से इफ़ेक्ट्स, साइड इफ़ेक्ट्स एक्स्ट्रा ज़्यादा होंगे। अब अगर पेशेंट को हम ये प्रिवेंट करने के लिए पोटेशियम स्पेयरिंग दे रहे तो उधर अलग से साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, तो इसलिए जो है ना पोटेशियम इंक्रीज़ करना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इसके एडवर्स इफेक्ट कौन से हैं? वॉल्यूम डिप्लीशन। ठीक है, ऑब्वियसली जब Na एक्सक्रीट हो रहा है, ठीक है, तो साथ वाटर भी एक्सक्रीट हो रहा है। तो वाटर जब एक्सक्रीट हुआ तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो जब वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ तो हमारे ब्लड का वॉल्यूम डिप्लीट हो गया, तो जिससे क्या होगा, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कॉज कर सकता है कि अगर बंदा लेटा हुआ है, खड़ा हो जाए तो उसमें क्या हो जाएंगे, डिजीनेस आ जाएगी। ठीक है, ये हाइपोवॉल्यूमिक की वजह से भी हो सकता है, वेज़ोडाइलेशन की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉज क्या था, डिक्रीज़ इन द वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा तो मैंने नीड कर दी डायग्राम कि हम यहाँ पे अब आखिरी जो इफेक्ट्स हैं वो डायग्रामेटिक है। ठीक है, अच्छा तो साइड इफेक्ट्स मैंने हाइपर सेंसिटिविटी कर ली, हाइपोकैलेमिया कर लिया, वॉल्यूम डिप्लीशन कर लिया। अब आते हैं हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया किस तरह होगा कि यही जो है ना डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में यहाँ पे क्या है, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर है। तो जब को ट्रांसपोर्टर जब ये बंद हो जाएगा, इसकी वजह से कैल्शियम जो है ना हमारे एपिथेलियम में ज़्यादा आ जाएगा। अब यहाँ पे कैल्शियम सोडियम काउंटर ट्रांसपोर्ट, इसकी वजह से ये एक्ट ज़्यादा हो जाएगा। और जो सोडियम इंक्रीज़ हो गया सेल में एपिथेलियम के, ये जो है ना थ्रू Na के पंप क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा इनटू द ब्लड। ठीक है, इनटू द ब्लड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हाइपोकैल्सीमिया हो गया। मुझे डायग्राम रब करनी नहीं चाहिए थी। यहाँ पे मैंने कहा था कि Na और क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट है, ये ब्लॉक हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, Na की एक्सक्रीशन होगी। ठीक है, जो पोटेशियम हाइपोकैलेमिया मैंने कहा था कि कुछ Na के पंप से क्या हो जाएंगे, ये यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन हमने अगर पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स दे दी तो ये तो रिसेप्टर ब्लॉक हो गया, तो ये जो सोडियम था अब ये क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो और नीचे कोई पाथवे नहीं है जाने के लिए, तो और क्या हो जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया, ये भी हो गया। अब आखिरी है, मैंने कहा था कि मैं ऑर्गेनिक पाथवे बताऊंगा, ऑर्गेनिक एसिड सिक्रीटर पाथवे बताऊंगा। यहाँ पे क्या है, हाइपर यूरिसीमिया, कि यूरिक एसिड हमारी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाए। कैसे इंक्रीज़ होगा, अच्छा प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल पे आते हैं। प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से ही थायज़ाइड डायरेटिक वहाँ से ही इंटर होंगे। ये क्या, ये एपिथेलियम है, ओके, ये क्या है, एपिथेलियम है, ये लूमेन है, और ये क्या है, ब्लड वेसल है। यहाँ पे क्या है, सिक्रीटर पाथवे है। ठीक है, यहाँ से इस तरह जाएंगे और यहाँ पे इस तरह आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा तो ये ऑर्गेनिक एसिड सिक्रीटर पाथवे है। ठीक, जो ऑर्गेनिक एसिड सिक्रीटर पाथवे है, यहाँ से कौन कौन सी ड्रग्स जो है ना यहाँ से पास होंगी, एंटीबायोटिक्स, यूरिक एसिड पास होगा यहाँ से, और डायूरेटिक्स पास होंगी। अब डायूरेटिक और यूरिक एसिड का मैंने कहा था। अब डायूरेटिक्स जब यहाँ से जा रही हैं इनटू दिस पाथवे, ठीक है, थायराइड यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो अब क्या होगा, यूरिक एसिड यहाँ से जा पाएगा, नो। यूरिक एसिड क्या होगा, हमारे ब्लड में यूरिक एसिड क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। हमारे नहीं, हमारे भी इंक्रीज़ होगा, लेकिन अगर कोई गाउट का पेशेंट है, ठीक है, उसका अगर
इंक्रीज यूरिक एसिड हो गया, ठीक है। तो गाउट के पेशेंट में तो यूरिक एसिड की वजह से ही गाउट का पेशेंट है, तो उसमें जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं और एलिविएट हो जाएंगे और ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, सॉरी इंक्रीज़ हो जाएंगे गाउट के पेशेंट के इफ़ेक्ट्स, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं ऑफ द साइड इफ़ेक्ट्स और एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑफ द थायज़ाइड डायरेटिक्स, ठीक है। तो इसके मुताबिक हम पेशेंट को ट्रीट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एंड करते हैं थायज़ाइड डायरेटिक्स की ये वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं।